जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले दोनों ही राज्यों में सरकार के लिए सरगर्मी बढ़ गई है। तो नए सियासी समीकरण बनाए जा रहे हैं, वहीं बयानों के तीर भी अब खूब एक दूसरे पर चल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यह लड़ाई काइथोरी की है, काइथोरी के मान सम्मान की है। सरकार नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की बनेगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आएंगे। नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि नतीजों से पहले सत्ता की दावेदारी तेज हो चुकी है। पीडीपी ने बड़े बदलाव का संकेत दिया और चुनाव नतीजों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने के संकेत दिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 100% कॉन्फिडेंट है कि जो भी सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसका एक अहम हिस्सा होगी, इंडिस्पेंसिबल पार्ट होगी। तो कोई भी सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होगी उसमें। जो भी गवर्नमेंट बने वो बीजेपी के साथ नहीं बने, वो बीजेपी के खिलाफ बने, क्योंकि उन्होंने जम्मू में भी आप देख लीजिए कितना ज्यादा माहौल इस इलेक्शन में विशिएट किया हुआ है। उधर फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी के बयान का स्वागत किया। साथ ही जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया। मुबारक हो उनको, अल्लाह करे। हम लोग सब एक ही राह पे चल रहे हैं कि नफरत को हमने खत्म करना है और जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे रखना है, हर हालत में इकट्ठे रखना है। सरकार बनाने के दावे बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नतीजों में कमल खिलने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की गिनती के लिए अपने अपने काउंटिंग एजेंट्स के साथ हमने चर्चा की है और 8 तारीख जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। सूत्रों के मुताबिक कल जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल 5 विधायकों को मनोनीत करेंगे। ये कहा जा रहा है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद उपराज्यपाल विधायकों को मनोनीत कर सकते हैं। जानकारी से बीजेपी की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। उधर हरियाणा में भी कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। नतीजों से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान भी सामने आया है। आज भी कहा है, हरियाणा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया सबने। बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। सर, आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, अपना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछे। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर हूँ ना रिटायर हूँ। हालांकि हरियाणा में अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं तो सीएम कौन होगा, इस पर रोहतक सांसद ने कांग्रेस नेतृत्व को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी प्रक्रिया रही है। उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है, तो इसमें प्रक्रिया वही रहेगी और अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कल साफ हो जाएंगे और ये भी साफ हो जाएगा कि जनादेश किस तरफ है। लेकिन इफ और बट की स्थिति आने पर क्या करना है, इसे लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सरकारी बंगले में चोरी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। खबर है कि पटना में उन्हें जो बंगला आवंटित किया गया था उसका बहुत सारा सामान अब नदारद है और यही वजह है कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की ही तरह अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सवालों में हैं। ऐसे सवालों में जिनकी चर्चा कम से कम एक बतौर जनप्रतिनिधि शोभा नहीं देती। और ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि सरकारी बंगले से बहुत सारा सामान नदारद है। आपको मैं उधर आप सोफा सेट देखे होंगे, सोफा सेट की क्या हालत है। अब हमको समझ में नहीं आता है कि उसी पर तेजस्वी जी बैठते थे, उनके गेस्ट लोग बैठते थे, या वो
रिजेक्टेड था तो उसको ट्रांसफ़र किए होंगे, तो ट्रांसफ़र किए होंगे तो उसके जगह पर जो सोफ़ा सेट आया वो कहाँ गया। इसी तरह आपको एसी के देखा है, यहाँ के भी एसी देखिए, यहाँ से भी 2 एसी उखड़ा हुआ है, एक एसी हुआ है, एक एसी हुआ है, एक भी कुर्सी इसमें नहीं है, जो कंप्यूटर वगैरह है वो भी नहीं है। ये पटना का वही बंगला है जो कभी तेजस्वी यादव को अलॉट हुआ था, लेकिन अब इस बंगले से पुराने सोफे गायब हैं, पलंग गायब है, पंखे तक गायब है। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इस आवास में रहते थे और ये उनका कार्यालय था, और अब इसको बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए ये बंगला और ऑफिस आवंटित कर दिया गया है। लेकिन कल इसको जब हैंडओवर किया गया उसके बाद यह आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव के लोगों ने यहां से कई सामान उखाड़ कर लेते चले गए। और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहां पर एसी लगा हुआ था, वो यहां से गायब है। ये उनका ऑफिस था, और इसके अलावा यहां पर एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है। इस कॉन्फ्रेंस रूम से 2 एसी गायब हो चुका है, और इसके अलावा जो मुख्य आवास है वहां से भी कई सामान गायब हैं। वहां से सोफा, बेड और उसके अलावा कई ऐसे सामान थे जो गायब हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, यहां से भी एक एसी गायब है, दूसरा एसी यहां से गायब है। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। पटना में 5 देश रत्न मार्ग पर यह बंगला है, जिसे अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अलॉट किया गया है। लेकिन जब बंगले का मुआयना किया गया तो गमले, सोफा, एसी से लेकर टोंटी तक गायब मिली। इसलिए बीजेपी प्रवक्ता इस घटना को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी जोड़कर देख रहे हैं, जिनके ऊपर सरकारी बंगला खाली करते वक्त टोंटी चोरी का आरोप लगा था। नहीं, इसके अंदर जो सरकारी संपत्तियां थीं उसको यहाँ से तेजस्वी यादव जी ने ले जाने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बेड थे, आपने देखा है कि उस बेड का वाल तो दिख रहा है, लेकिन जो हाइड्रोलिक बेड का बेस था उसको यहाँ से ले जाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही महंगे बेसिन लगे हुए थे, वॉश बेसिन लगे हुए थे, जो यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है। टोटी दिख रही है, इसकी टोटी को ले जाने का काम किया गया है। देखिए, देश में एक बार टोटी चोर प्रचलित हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन्होंने सरकारी बंगले से टोटी चुराने का काम किया था। आज उसी की तर्ज पे आज बिहार के अंदर भी एक दूसरा टोटी चोर सामने आया है। फिलहाल बंगले से गायब सामान की तलाश के साथ साथ सवालों की बौछार जारी है, क्योंकि मामला उनसे जुड़ा है जिन्हें जनप्रतिनिधि कहा जाता है, जिनके ऊपर जनता के हक की लड़ाई लड़ने का जिम्मा होता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर विवादास्पद और भड़काऊ बयान दिया है, जिसके खिलाफ देश के कई राज्यों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। और इस दौरान कुछ जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी देश भर में हुए हैं, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउड एंड क्लियर मैसेज उन्हें दे दिया है। आखिरकार यह मैसेज क्या है, रिपोर्ट में देखिए। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने की कोशिश करने वालों, पुलिस को निशाना बनाकर पत्थरबाजी करने वालों का इलाज हो रहा है। योगी का आदेश आ चुका है, विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2 तस्वीर में पूरी कहानी है, 2 तस्वीर में उपद्रवियों के लिए चेतावनी है। अगर विरोध हिंसक हुआ तो ऐसे ही घुटनों पर नजर आओगे। और यही नहीं, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि किसी भी तरह से धार्मिक जो टिप्पणियां हैं वो नहीं की जानी चाहिए, इस पर भी ध्यान रखना है। नरसिंहानंद विवाद में सीएम योगी ने न सिर्फ पत्थरबाजों को चेतावनी दी, बल्कि उन्होंने किसी भी धर्म के लिए विवादित टिप्पणी करने वालों को भी लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी संप्रदाय के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांप्रदायिक दुस्साहस की कीमत चुकानी पड़ेगी, सभी मजहबों का सम्मान करना होगा।
सीएम योगी का ये बयान तब आया जब सहारनपुर में यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मुसलमानों ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया, पुलिस चौकी को घेर लिया और पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस विवाद में अब मौलाना और साधु संतों की भी एंट्री हो चुकी है। जिस तरह से एक संत होकर के और मुख्यमंत्री रहते हुए और जिस तरह का उन्होंने सनातनी परंपरा, सनातन को, संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आज उन्होंने यह, चूंकि जगह जगह पर साधु संतों का अपमान घोर निंदनीय हो रहा है, जिसको लेकर के जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है तो बहुत ही साधुवाद के पात्र है। मैं तो इन बहुत धन्यवाद दूंगा और ऐसे ही नेतृत्व की आवश्यकता है। इससे भारत का मुसलमान बहुत बेचैन और तकलीफ में है। इसलिए भारत सरकार से मेरा मुतालबा है और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी मेरी अपील है कि अभी पार्लियामेंट का नया सत्र शुरू होने जा रहा है, नया इजलास होगा, उसमें पैगंबर इस्लाम बिल पेश किया जाए। दरअसल ये पूरा विवाद यति नरसिम्हानंद के बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। ऐसे में यूपी पुलिस न सिर्फ विवादित बयान देने वाले के खिलाफ एक्शन मोड में है, बल्कि बयान के विरोध में हिंसा की साजिश करने वालों के खिलाफ भी एक्टिव हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात करते हैं बांटने और एकजुट करने की। इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान काफी चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और अब योगी के इसी बयान को पीएम मोदी ने आगे बढ़ाया है और हिंदुओं को बड़ा संदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर बंटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और इसी सीरीज में एक और बयान मोहन भागवत का आया है। उन्होंने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र और हमें एकजुट होना होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये एकजुटता का संदेश हर मंच से क्यों दिया जा रहा है? क्या बीजेपी और संघ हिंदू राष्ट्र के प्लान पर काम कर रहा है? क्योंकि जैसे ही पीएम मोदी, सीएम योगी और मोहन भागवत का बयान आया, असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतर आए। बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए सीएम योगी ने जो नारा दिया था, सनातनियों को एकजुट करने का जो मंत्र दिया था, अब पीएम मोदी भी वही दोहरा रहे हैं। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी के शब्द भले ही अलग हों, लेकिन भाव एक जैसा है। और इसी भाव में अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान आ चुका है। लेकिन भारत में, भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। यानी हर मंच से अब हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश हो रही है और बात काफी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा, हम भारत माता के पुत्र हैं, इसीलिए भारत माता के लिए जिएंगे और मरेंगे। भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू शब्द का प्रयोग देश में रहने वाले लोगों के सभी संप्रदायों के लिए किया जाता है। भागवत ने कहा कि हम यहाँ प्राचीन काल से रह रहे हैं, हालांकि हिंदू नाम बाद में आया। यहाँ रहने वाले भारत के सभी संप्रदायों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कर दिया, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हमें एकजुट होना होगा। ऐसे में भाषा और जाति के विवाद से ऊपर उठना होगा। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में, भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है?
वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। अब एकजुटता की परिभाषा बता रही है आखिर चल क्या रहा है। तो मोदी ने कहा बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। भागवत ने कहा भारत हिंदू राष्ट्र, हमें एकजुट होना होगा। अब इस बयान के बाद मौलाना, मौलवी और भाईजान की बेचैनी बढ़ गई है। मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मोदी ने मुसलमानों को तकलीफ दी, मोदी ने दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को तकलीफ दी। अरे मोदी नौकरी दो, चीन को भगाओ, इकोनॉमी को रिवाइव करो, मगर कुछ नहीं। मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मजाक मोहन भागवत भारत की 130 करोड़ जनता से कर रहे हैं। यानी एक तरफ हिंदुओं को एकजुट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस एकजुटता वाले मैसेज से विपक्ष की टेंशन बढ़ चुकी है। और ये बात भी क्लियर हो चुकी है, अब देश की राजनीति एक बार फिर नई डगर की तरफ आगे बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।